नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त ज़बरदस्त बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी प्यारे बच्चे अपना हालचाल ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आशा तो यही रहती है, हमेशा उम्मीद यही रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको ये हमेशा खुश रहें और हमेशा खुशहाल रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। तो इसीलिए हम लोग आपसे डेली आकर पूछते हैं कि भाई अपना हालचाल बताओ, कैसे हो आप लोग। क्योंकि आप लोग तो हमें कैमरे के साथ यहाँ पर देख लेते हो कि टीचर कैसा है, किस तरीके से उसके हालचाल है, बट हम लोग आप लोगों को नहीं देख पाते। बस हम आप लोगों के कमेंट्स को ही विजिबल कर पाते हैं। बस उसी के जरिए हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि भाई हाँ, बच्चे एकदम बढ़िया हैं। तो सभी बच्चों से मैं भी ये जानना चाहूँगी कि आप लोग सुबह से क्लासेस ले रहे हैं तो आप लोग कैसे हो, अच्छा फील कर रहे हो, मस्त फील कर रहे हो, शानदार फील कर रहे हो, या आप लोग थोड़ा सा परेशान हो किसी चीज़ को लेकर। अगर कोई परेशानी है इस क्लास से रिलेटेड तो आप उसको शेयर कर सकते हो मेरे साथ, बिल्कुल कर सकते हो भाई। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलो हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं, सभी प्यारे साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम। चलिए भाई, आपको लेकर चलते हैं सफ़र पर, जो सफ़र आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। और उम्मीद यही है कि ये साल जब गुजरेगा तो आपके हाथ में एक नौकरी का तोहफा देकर जाएगा। तो प्यारे बच्चों आ जाओ, आपको इस सफ़र पर लेकर चलते हैं और सफ़र मेरे ख्याल से शानदार होगा और मंजिल भी जो होगी आप लोगों की बहुत बेहतरीन होगी। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक हम लोगों का चल रहा था कोशिका, टॉपिक चल रहा था सेल, और सेल में बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स की, सेल ऑर्गेनल्स की। ठीक है, मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिकांग, है ना। जब आप ग्रुप डी के पेपर में बैठोगे ना, आपकी शिफ्ट में चाहे कोई भी शिफ्ट हो, एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बहुत बड़ा है। अब बड़ा है तो इसीलिए प्रश्न आपको बनते ही हैं पेपर में इस टॉपिक से। तो आ जाओ बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। मैंने आपको कल की क्लास में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था बेटा, है ना। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। अब हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कोशिका में एक लिक्विड है प्रोटोप्लाज्म, जिसको दो भागों में बांट दिया है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव कहते हो, इन दोनों में इसको हमने बांट दिया है। मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में कल बताया, सेल वॉल के बारे में। हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो दूसरे कोशिकांग की तरफ हम लोग थे, हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैंने आपको ढेरों नाम कल की क्लास में बताए थे, है ना, जिसको आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हो। तो प्लाज्मा झिल्ली कह दो, कोशिका झिल्ली कह दो, सेम बात है। तो हम लोग बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो कल मैं आपको इसके बारे में पढ़ा रही थी। मैंने आपको कहा था कि ये जो है, इसको प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया था। आपने बताया था कि मैम क्रैमर और नागेली ने दिया था इसको ये नाम। अब हमने बात करी थी कि मैडम जी ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसको ये जो प्लांट होते हैं उनमें या किसी भी जंतु के अंदर इसको अगर हम देखते हैं तो क्या सब में होती है। तो मैंने कहा था सब में पाई जाती है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया, सब में। किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है, और ये बायलेयर्ड होती है, ये आपको मैंने बताया था। अब इसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए, जो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना होती है, प्लाज्मा झिल्ली की स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक मॉडल आया था प्यारे बच्चे। एक मॉडल आया था जो कि था, आप लोग बताएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या था, आप लोग बताएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपको ये पेपर में पूछा जाता है कि कोशिका, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है या कोशिका झिल्ली जिसको कहते हो, इसकी संरचना से संबंधित एक मॉडल आया था जिसको कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। तो ये तरल मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है, ये आपको पेपर में पूछ लेता है। तो आप कहते हो कि तरल मोज़ेक मॉडल जो है ये प्लाज्मा झिल्ली की संरचना से संबंधित एक मॉडल है। इस मॉडल को मैम किसने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो जब आप लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हो तो 1972 की बात है प्यारे बच्चे, 1972 की बात है। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। क्या था प्यारे बच्चे, सिंगर एंड निकोलसन।
निकोल्सन। तो दो साइंटिस्ट थे, सिंगल और निकोल्सन, इन दोनों ने मिलकर दिया था फ्लूइड मोज़ेक को। तो आपको कभी भी पूछता है कि फ्लूइड ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तरल मोज़ेक सिद्धांत या तरल मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है, आप कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली से। क्या करता है प्लाज्मा झिल्ली में, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना से संबंधित है। ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। कब दिया था, 1972 में। तो ये पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को निकोल्सन ये नाम जो है याद रखने हैं। सिंगर यानी गाना गाते गाते सिंगर और निकोल्सन ने क्या कर दिया था, ये तरल मोज़ेक मॉडल दे दिया था। किससे संबंधित, प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित, ठीक है। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें झुका नहीं सकती। अगर जिंदा हो जिंदगी में कुछ जीतने की, अगर जिद हो जिंदगी में कुछ जीतने की, तो हार कभी हरा नहीं सकती। अरे प्यारे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने हम लोगों को सिखाई है, बहुत अच्छे से आपने चीज़ें बताई है। वीडियो डेली रुक रुक कर चलता है बेटा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं चल रहा है रुक रुक कर, यहाँ तो बिल्कुल सही चल रहा है। PYQ मैंने आपको इस चैप्टर से कराए हैं, आपका ये डेमो से चैप्टर चला आ रहा है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपके इस चैप्टर के करा चुकी हूँ, और अभी रुक जाओ, अभी और PYQ कराऊंगी, पहले इस चैप्टर को खत्म कर दूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आप लोगों को ये क्लास जो है मंडे से फ्राइडे चलती है एप्लीकेशन पर। अब आपके लिए हमने एक और नई चीज शुरू करी है, सैटरडे में आपकी क्लास नहीं होती है, तो उसकी बजाय हम आप लोगों को जो PYQ क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड दिया करेंगे, उसको आप लोग बैठकर एक क्विज की तरह दिया करेंगे। वो क्विज आप लोग लगाया करोगे, जिस टाइम आपकी जो क्लास चलती है उसी सब्जेक्ट की क्विज आपको सैटरडे में उसी टाइम एप्लीकेशन पर मिला करेगी। तो ये भी आप लोग कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं कि मैम जो तरल मोज़ेक मॉडल है जो दिया था आप लोगों का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोल्सन ने दिया, तो इस मॉडल के अंदर इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था दोनों साइंटिस्ट ने कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये एक तरल की भांति काम करती है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, मैंने कहा था ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है और जो लिपिड होते हैं ये बेसिकली तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये बात इन्होंने बताई थी इसके बारे में। इन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसमें प्रोटीन और लिपिड तरल अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो इन्होंने इसीलिए इस मॉडल को, इसकी संरचना को बताने के लिए एक मॉडल दे दिया था जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है बेटा, ठीक है। अब यहीं से रिलेटेड कुछ और टर्म आपको पूछी जाती हैं। आपको पूछा जाता है कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये क्या काम करती है। तो आइए बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है बेटा। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका काम क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, जो प्लाज्मा झिल्ली है ये क्या काम करती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बेटा आपको मैंने कल भी एक कार्य बताया था कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर आएगा, इस चीज का चुनाव करती है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका क्या काम होता है, तो लिखेंगे यह है कोशिका के अंदर, इसका काम होता है बेटा यह कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है, ठीक है, जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका काम होता है कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करना, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक और नाम था, इसको आप लोग सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते थे। इसका एक और नाम भी तो मैंने कल बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप चयनात्मक झिल्ली भी कहते हो। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यही करती है सिलेक्शन। तो इसका काम होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, आउटसाइड ऑफ सेल। तो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का जो चयन करती है वो यही करती है कोशिका झिल्ली, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि इसका काम हो जाता है ये।
अच्छा मैम ये एक और काम करती है, बिल्कुल इसका एक और काम होता है। एक काम तो ये हो गया मैम, दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम है कि जंतु कोशिका को क्या करती है प्यारे बच्चे? जंतु कोशिका को लिखेंगे, जंतु कोशिका को क्या करती है? आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिका को आकृति व सुरक्षा प्रदान करना। भाई पादप कोशिका के अंदर आकृति और सुरक्षा देने का काम किसने करा? आप बताएंगे मैम ये तो कोशिका भित्ति ने कर दिया था काम पादप कोशिका में। प्लांट में सेल वॉल होती है, उसने कर दिया था। लेकिन हम बेचारे जंतुओं में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, फिर हमारी कोशिका को सुरक्षा और आकृति कौन दे रहा है? तो बता दोगे, ये देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जंतु कोशिका को आकृति व सुरक्षा प्रदान करना, ये हो जाता है इसका काम। ठीक है बेटा, तो इसका काम क्या हो जाता है? प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल सेल। तो एनिमल सेल को ये क्या करती है बेटा? सुरक्षा देती है और आकृति देती है, शेप देती है। समझ में आ रही हैं बातें? जल्दी से बताएंगे आप लोग सभी, ठीक है? सभी के सभी आप लोग क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी मुझे बताएंगे कि चीजें आपको समझ में आती चल रही हैं या नहीं। जब आप लोग एक एनिमल सेल की बात करते हो, जब आप लोग एक प्लांट सेल की बात करते हो, तो बड़े ध्यान से अब एक चीज समझना जो मैं आपको बताने वाली हूं। चलिए बात करते हैं। भाई ये है आपकी पादप कोशिका, ये है आपकी पादप कोशिका जो मैं यहां बना रही हूं ऐसे करके, ठीक है? ये अंदर की तरफ पादप कोशिका में है कोशिका झिल्ली ऐसे करके, ठीक है? ये कौन सी कोशिका है आपकी? ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है आपकी, यानी कि इसको कहते हैं प्लांट सेल। तो ये प्लांट की सेल है आप लोगों की, क्लियर? अब मैम यहाँ पर जो आप एक स्ट्रक्चर बना रही हो, ये है आपकी एनिमल सेल, ये है प्यारे साथियों आपकी जंतु कोशिका, ये आप लोगों की जंतु कोशिका है, क्लियर? ये जंतु कोशिका है, एनिमल सेल इसको कहते हैं, ये आपकी एनिमल सेल है। अब हमने बात करी कि पादप कोशिका में आपको दिख रहे हैं दो प्रोटेक्शन। एक तो ये दिख रहा है बाहर की तरफ नंबर 1 पर, जिसको आप क्या कहते हो? ये है सेल वॉल, ये है बेटा सेल वॉल, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, क्लियर? कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका में क्या काम कर रही है? पादप कोशिका को शेप दे रही है और प्रोटेक्शन दे रही है, सुरक्षा दे रही है। और जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है पीले रंग से, ये क्या है? इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली, लेकिन जब हम लोग इस जंतु कोशिका की बात करते हैं, जब हम इस एनिमल सेल की बात करते हैं, तो इसके चारों तरफ तो हमें मैम एक ही प्रोटेक्शन दिख रहा है, इसके चारों तरफ तो हमें एक ही प्रोटेक्शन दिख रहा है। इसको भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा क्या है? प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा है सेल वॉल, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, जो हम जंतुओं में नहीं है। लेकिन पादपों का जो सेकंड नंबर का आपको प्रोटेक्शन दिख रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये आवरण हमारे अंदर पहले नंबर का ही है। तो आपको ऐसे पूछेगा पेपर में क्वेश्चन कि जंतु कोशिका के अंदर कौन सा एक आवरण उसका बाह्य आवरण बनाता है? तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, दोनों फोटो आपके सामने है, मैंने आपको फोटो खींच कर दे दिए। आप अब मुझे बता दो कि जंतु कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कौन बना रहा है? आपकी कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कौन बना रहा है? फटाफट सारे बच्चे, बेटा चित्र बनाओ या ना बनाओ ये जरूरी नहीं है, चित्र समझो ये ज्यादा जरूरी है। रोहित बिल्कुल आपका कमेंट मेरे पास पहुंच रहा है ना? बिल्कुल पहुंच रहा है बेटा। अच्छा, जौनपुर के प्रसिद्ध बेनीराम की इमारत लेकर आऊंगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, आप जो भी अपने मन से करें वो हमारी सराखों पर, हमारा आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ है। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम जंतु कोशिका की जब बात हो रही है, जंतु कोशिका की, है ना, तो जंतु कोशिका का सबसे बाहर का आवरण होती है सेल मेम्ब्रेन। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो डायग्राम से क्लियर हुआ कि जंतु कोशिका का सबसे बाहर का आवरण आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पलट जाए, क्वेश्चन आ जाए
पादप कोशिका का सबसे बाहर का आवरण बता दो। पादप कोशिका का सबसे बाहर का आवरण। अब मैंने सबसे आप सभी से क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया, अगली शिफ्ट हो रही है, समझ लो। पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया कि भाई जंतु कोशिका का सबसे बाहर का आवरण, जिन जिन बच्चों ने लगाया सेल मेम्ब्रेन पर टिक उनको मिल गया नंबर, उनको नंबर मिल गया, खुश हो जाओ। अब दूसरी शिफ्ट है। अब दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि पादप कोशिका का सबसे बाहर का आवरण क्या है। पादप कोशिका का सबसे बाहर का आवरण, विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है। अब बताओ कितने बच्चे नंबर लेकर जाने वाले हैं। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, बहुत बढ़िया। तो दूसरी शिफ्ट वाले बालक भी ले गए नंबर। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेंगे, यही तो छट छट कर आते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमारी कोशिका तो बेचारी के एक ही आवरण से ढकी हुई है, पादपों की कोशिका के ऊपर 2 आवरण है। अब हमारे पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो दैट्स मीन हमारी कोशिका को शेप देने का काम, हमारी कोशिका को सुरक्षा देने का काम यही करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यही हमारी कोशिका के अंदर जो चीजें जा रही हैं या हमारी कोशिका से जो चीजें बाहर आ रही हैं, इस चीज का चुनाव भी यही करती है। और पादप के अंदर भी कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर आएगी, इस चीज का चुनाव भी यही करेगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। तो हमने वही काम अभी लिखा आपको, और आपकी चीजें जो है वो समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन और आपको पूछे जाते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से अपनी नज़रों में बसाकर चलेंगे। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे। ये 3 डायग्राम है जो आपको नजर आ रहे हैं। एक पर लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, अति प्रसारी, अति प्रसारी सॉल्यूशन, अति प्रसारी विलयन है ये, अति प्रसारी विलयन इसको कहते हैं हिंदी में। मैम एक पर क्या लिखा हुआ है, एक पर लिखा है हाइपोटोनिक, इसको कहते हैं अल्प प्रसारी, इसको कहते हैं अल्प प्रसारी, अल्प प्रसारी विलयन। ठीक है, ये है अल्प प्रसारी विलयन। और यहां पर लिखा हुआ है आइसोटोनिक, सम प्रसारी विलयन इसको कह देते हैं, सम प्रसारी, सम प्रसारी विलयन है बेटा ये। तो अब आप लोग मुझे बताकर चलेंगे कि ये क्या है या इनसे कैसे मैम प्रश्न बनेगा पेपर में। तो देखो, आपको पहले तो मैं ये समझाती हूँ कि अति प्रसारी विलयन क्या होता है, फिर मैं समझाऊंगी अल्प प्रसारी विलयन क्या होता है, फिर मैं समझाऊंगी कि सम प्रसारी विलयन क्या होता है। ठीक है, साइंस की बुक बस सैटरडे में लॉन्च ही होने वाली है, आप बस उसमें करेक्शन लगी गए है ना। मैम कल का वीडियो नहीं दिख रहा बेटा, बिल्कुल होगी कल की वीडियो, बिल्कुल दिख रही होगी। ठीक है, हाँ, तो ये अर्ध पारगम्य होती है, इस बात को भी अभी बताऊंगी। अभी आपको सेल मेम्ब्रेन से और भी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे आप लोगों को ये चीजें पूछी जाती हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले समझना, अति का मतलब होता है, कहते हो ना कई बार, अति हो गई, अब तो हद हो गई, हद, अब अति हो गई, पानी सड़ के पार चला गया। तो मतलब जब अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। तो जब किसी कोशिका को हम ऐसे विलयन में रखते हैं, ऐसे विलयन में रख देंगे जहां पर विलयन कैसा हो, अति प्रसारी हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो। मैम कैसे, देखो समझना, मान लो ये कोशिका है बेटा, ये कोशिका है, अब ये इसके आसपास पानी भरा हुआ है, ये इसके आसपास एक विलयन भरा हुआ है पानी। तो बेटा ये जो पानी है, जो बाहर पानी भरा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, कोशिका के अंदर जो तरल भरा हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जब आप किसी कोशिका को ऐसे पानी के अंदर रखते हो कि पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कोशिका के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो होगा क्या, कोशिका के अंदर से पानी निकलकर बाहर को जाने लगेगा, यानी पूरी कोशिका का पानी निकलकर बाहर आकर इसमें मिल जाएगा, और पूरी की पूरी कोशिका सिकुड़ जाएगी, पूरी की पूरी कोशिका पिचक जाएगी। इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस, इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। आपको पेपर में आता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस जो होता है, प्लाज्मोलाइसिस ये एक ऐसी घटना है बेटा, ये एक ऐसी घटना है जब हम कोशिका को एक अति प्रसारी विलयन में रखें और कोशिका के अंदर जो पानी है
वो निकलकर बाहर चला जाए तो कोशिका ऐसे सिकुड़ जाएगी। कोशिका का जीव द्रव्य एकदम निकल जाएगा बाहर तो कोशिका का जीव द्रव्य सूख जाएगा। जीव द्रव्य कुंचन इसको कहते हैं, यानी कि याद रखना प्लाज्मोलाइसिस इसको कह देते हैं। तो ये घटना आपको पूछी जाती है पेपर में। अब इसको मैं यहां समझा रही हूं, बड़े प्यार से समझना। मान लो ये एक बर्तन है, मान लो ये एक बर्तन है बेटा, मैंने इस बर्तन में भर दिया पानी। लो भाई भर दिया, ये मैंने पानी भर दिया भाई इस बर्तन में, ये पानी मैंने भर दिया इस बर्तन के अंदर। क्लियर? तो जब इस बर्तन में मैंने ये पानी भर दिया तो इस पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस पानी की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, ये पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। मैंने ये पानी भर दिया प्यारे बच्चे, बिल्कुल। मैम इस पानी की जो सांद्रता है वो कैसी है? इस पानी की जो सांद्रता है वो अधिक है, वो अधिक है प्यारे बच्चे। अब सांद्रता अधिक है, कंसंट्रेशन अधिक है, कंसंट्रेशन मोर है, तो मतलब इस पानी को क्या कहेंगे? ये है अति प्रसारी, अति प्रसारी विलयन है ये अति प्रसारी विलयन कहलाएगा। यानी ऐसा विलयन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसको कहते हो हाइपरटोनिक, इसको कहते हो आप लोग हाइपरटोनिक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब मेरे पास एक कोशिका थी, मैंने उस कोशिका को इसके अंदर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोशिका है, मैंने इस कोशिका को इसके अंदर रख दिया, ऐसे ये रख दिया है ना। अब इस कोशिका के अंदर भी भरा हुआ है पानी, देखो इस कोशिका के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, ये रहा, ये कोशिका का तरल भरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस कोशिका को इस पानी में रखा तो भाई पानी की सांद्रता तो ज़्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है ना। ये पानी है जो मैंने भर रखा है, ये पानी है, H2O है, इसकी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है। ये क्या रखा है अंदर? ये कोशिका रखी हुई है, कोशिका की कंसंट्रेशन कम है, कोशिका की जो सांद्रता है प्यारे बच्चा, सांद्रता कंसंट्रेशन कम है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ एक घटना घटेगी। घटना ये घटेगी कि कोशिका के अंदर ये जो पिंक कलर का लिक्विड भरा हुआ है ये बाहर को निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे सारा लिक्विड कोशिका का यहाँ आकर पानी में आकर मिल जाएगा। अब कोशिका से सारा लिक्विड बाहर निकल गया तो कोशिका पिचक जाती है, कोशिका पिचक जाती है। अब आपको पेपर में यही क्वेश्चन आता है बेटा, आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि जब कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है, कोशिका पिचक जाती है, संकुचित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो जब कोशिका का सारा लिक्विड निकलकर बाहर पानी में मिल गया तो इस घटना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। इस घटना को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन इस घटना को कह देते हैं। ठीक है, तो ये घटना कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस के नाम से। तो प्लाज्मोलाइसिस की घटना कब होती है? जब कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जब कोशिका को कहाँ रखते हैं? अति प्रसारी विलयन में। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया कोशिका का सिकुड़ जाना है, मतलब कोशिका सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी सेल। ये घटना किस प्रकार के विलयन में होती है? ऑप्शन दे देगा, हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक में, बोथ में, आइसोटोनिक में। तो आपको पहचानना है कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य संकुचन की क्रिया होगी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होती है। यानी जब कोशिका को किसी ऐसे लिक्विड में रख दें जिसकी कंसंट्रेशन कोशिका से ज़्यादा है तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड है वो बाहर को निकलने लगेगा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। इस घटना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आ गई बात, है ना? समझ में आ गई बात। अब बच्चा कह रहा है एक की लिखवा दो। प्यारे बच्चा, इसमें मेरे ख्याल से लिखवाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ, है ना, यहाँ लिखवा देती हूँ, लिख लो, यहाँ लिखवा देती हूँ। ठीक है, जब कोशिका को, जब कोशिका को, ठीक है, जब कोशिका को अति प्रसारी विलयन में रखा जाता है, अति प्रसारी बोले तो हाइपरटोनिक विलयन में रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। क्लियर? तो कोशिका का तरल, तो कोशिका का तरल, कम सांद्रता का तरल, कम सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलता है।
से अधिक सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता किसकी है बताना? मैंने कहा अधिक सांद्रता तो लिक्विड की है, तो कोशिका का तरल कम सांद्रता यहाँ है, अधिक सांद्रता की ओर को चलेगा, पानी की ओर को चलेगा, तो अधिक सांद्रता की ओर चलता है, ठीक है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब समझ रहे हो? सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, संकुचित हो जाती है। समझ में आ गई बात? इसी घटना को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? लिख दिया मैंने पूरा शॉर्ट में आपको। जब कोशिका को अति प्रसारी विलयन में रखते हैं, है ना, रखते हैं, ठीक है, तो कोशिका का तरल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। इसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से। अब क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है। अब देखो, अभी भी कुछ बच्चों का डाउट चल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लिखे और क्या नहीं। बेटा जो जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो सब लिखना है, और जो जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा वो नहीं लिखना है, वो सिर्फ समझना है। समझ में आ गई अब बात? तो आपको मैंने यहाँ पर समझाया एक घटना के बारे में कि भाई कोशिका के अंदर एक घटना होती है जहां से आपको क्वेश्चन बनता है पेपर में। आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जब कोशिका को, ये पूरी लैंग्वेज है पेपर की, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कि जब किसी कोशिका को अति प्रसारी विलयन में रखते हैं। अब अति प्रसारी विलयन की आप लोग समझ चुके हो। अति प्रसारी विलयन को कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक। तो जब कोशिका को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोशिका का जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन कम है, और बाहर जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से कोशिका के जो मॉलिक्यूल हैं, कोशिका के जो द्रव है वो बाहर को जाने लगते हैं, कोशिका से बाहर, जिस वजह से कोशिका श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है। एक गुब्बारा है, गुब्बारे में तुम पानी भर रहे हो, वो गुब्बारे को जब तुमने पानी भरा तो गुब्बारे में छेद कर दिया, छेद से गुब्बारे का सारा पानी बाहर आ गया, तो गुब्बारा फैलेगा या सिकुड़ेगा ये बताओ? आप कहोगे गुब्बारा पिचक जाएगा, बिल्कुल। वैसे ही एक कोशिका है, उसके अंदर जब पानी भरा हुआ है, कोई भी तरल कोशिका में भरा हुआ है, वो तरल जब कोशिका से बाहर जाने लगेगा तो कोशिका श्रिंक हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसी घटना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। आ गई बात आप समझ में? कितने बच्चों को समझ में आया ये बता दो, फिर मैं इसको इंग्लिश में लिख रही हूं। आ जाओ इंग्लिश में लिख लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को अब इंग्लिश में लिख लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। The fluid of cell comes out from the cell due to its lower concentration, ठीक है, due to its lower concentration. This phenomena, it is called प्लाज्मोलाइसिस। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब बता दो प्लाज्मोलाइसिस। अब बताओ किसी बच्चे को कोई परेशानी है यहां से? समझ में आई बात या नहीं? भैया सिंपल सी बात है, आप लोग जब किसी भी सॉल्यूशन में, किसी ऐसे सॉल्यूशन में वो कह रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर भरे हुए पानी से अधिक होगी।
तो कोशिका के जो पार्टिकल है, कोशिका के जो अंदर तरल भरा हुआ है, वो बाहर को निकलकर कहाँ की तरफ को चलने लगेगा? अधिक सांद्रता की ओर। मान लो मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है कि ये पानी भरा हुआ है, इस पानी की सांद्रता हाई है, इस पानी की कंसंट्रेशन हाई है, इसकी सांद्रता उच्च है प्यारे बच्चे। तो अब कोशिका जो है, इस कोशिका में जो लिक्विड भरा हुआ है, इसकी सांद्रता कम है। तो कोशिका के जो पार्टिकल है, कोशिका के अंदर जो तरल है, इसके पार्टिकल यहां से निकलकर यहां को बढ़ेंगे, इसकी तरफ को बढ़ेंगे, इस पानी की तरफ को। तो सारा का सारा कोशिका का लिक्विड इस पानी में मिल जाएगा आकर, और कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसी घटना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब तो समझ में आ गया है ना? इससे मैम हिंदी में उपलब्ध नहीं है। क्या हिंदी में उपलब्ध नहीं है? भैया मैंने हिंदी भी लिख दी, मैंने अंग्रेजी भी लिख दी बेटा, अब तो समझ आ जानी चाहिए चीजें। क्लियर? चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब यहां से एक और चीज पूछेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब दूसरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाइपोटोनिक, इस बार बात हो रही है हाइपोटोनिक की। अब कुछ बच्चों को तो ये शब्द एक जैसे लग रहे होंगे। दूसरी टर्म की बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक, इसको कहते हैं अल्प प्रसारी। अल्प प्रसारी विलयन, इसको कहते हैं अल्प प्रसारी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अल्प प्रसारी विलयन है ना, इसको कहते हैं अल्प प्रसारी विलयन हिंदी में। मैम ये क्या होता है? अब ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? अल्प का मतलब होता है प्यारे बच्चे कम। अल्प, अल्प बुद्धि ना, वर्ड सुना है अल्प बुद्धि, मतलब जिसमें बुद्धि कम होती हो। तो अल्प का मतलब होता है कम। और बायोलॉजी में दो शब्द हैं, हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में दो शब्द होते हैं, हाइपो और प्यारे बच्चे हाइपर। समझा रही हूं ये चीजें। कहीं भी हाइपो मिले इसका मतलब होता है कम, कहीं भी हाइपर लिखे इसका मतलब होता है ज्यादा। समझ में आई? तो अभी अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो अति प्रसारी पढ़ाया था, ज्यादा, अति या ज्यादा इसको बोलते हो, है ना? तो मैंने अभी आपको हाइपर वाला पढ़ाया था, हाइपरटोनिक। लो देख लो एक बार, मैंने अभी अभी जो आपको पढ़ाया था अति प्रसारी विलयन पढ़ाया, जब ज्यादा कंसंट्रेशन वाले विलयन में कोशिका को रखोगे। और अब बात कर रहे हैं कि जब कम, हाइपो का मतलब होता है अल्प यानी कम, जब कम वाले विलयन के अंदर कोशिका को रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक छोटा सा बर्तन है ना, ये एक छोटा सा बर्तन है, इसमें मैंने फिर से पानी भर दिया। लो भाई मैम जी भर दो। इसमें मैंने फिर से पानी भर दिया, या कोई भी मैंने सॉल्यूशन भर दिया इसके अंदर, कोई भी लिक्विड भर दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, क्या कर दिया? कोई भी लिक्विड भर दिया। क्लियर? कोई भी मैंने यहां पर क्या कर दिया? लिक्विड भर दिया इसके अंदर। लो भर दिया भाई, मैंने यहां एक लिक्विड भर दिया। अब मेरे पास एक कोशिका थी, मान लीजिए मेरे पास थे किशमिश, मुझे किशमिश खाने थे। मैंने क्या करा? इसके अंदर किशमिश डाल दिए। लो ये रे किशमिश, ये मान लीजिए मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दिया। अब मैंने पूरी रात भर इस किशमिश को पानी में डालने दिया, रहने दिया। तो हुआ क्या कि ये जो सॉल्यूशन था, ये जो पानी था, इसकी सांद्रता क्या है प्यारे बच्चे? कम है। इसकी सांद्रता कम है ना? इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम। क्यों मैडम जी? क्योंकि आपने अभी बताया कि हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं, अल्प प्रसारी की बात कर रहे हैं। अल्प प्रसारी मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता अल्प हो, जिसकी सांद्रता कम हो। तो इसकी सांद्रता कम है बेटा, लो कंसंट्रेशन है, इसकी लो कंसंट्रेशन है। क्लियर? अब लो कंसंट्रेशन है मैडम, तो यहाँ पे आपने किशमिश को रख दिया। किशमिश के अंदर सांद्रता क्या है? ज्यादा है। ये क्या है? ये किशमिश है, ये किशमिश है बेटा। किशमिश के अंदर क्या है? सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक है। तो आपने अभी भी देखा था कि यहाँ सांद्रता कम है, यहाँ सांद्रता अधिक है ना? अब सॉल्यूशन जो होते हैं वो कम से अधिक की तरफ को चलते हैं। तो इस बार पानी के जो पार्टिकल हैं वो किशमिश के अंदर को चलने लगेंगे। इस बार उल्टा होगा। इस बार क्या होगा कि पानी के अंदर जो सांद्रता कम है, पानी के मॉलिक्यूल किशमिश अधिक सांद्रता की तरफ को बढ़ने लगेंगे। अब अधिक सांद्रता की वजह से जो पानी है वो किशमिश में भर जाएगा और किशमिश फूल जाएगा। तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जब एक अल्प प्रसारी विलयन में कोशिका को रखा जाता है तो आप बताएंगे कोशिका फूल जाती है। इस बार सिकुड़ेगी नहीं, इस बार कोशिका में पानी भर रहा है अंदर, तो कोशिका फूल जाती है। उल्टा होगा, इस बार कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो सेल इज स्वेल,
सेल जो होगी वो स्वेल कर जाती है, सेल जो होगा वो फूल जाती है ना। हाँ, तो ऐसे ही पेपर में आता है कि जब हम रात भर किशमिश को पानी में भिगो देते हैं, पानी जो कि एक अल्प प्रसारी विलयन है, इसको रात भर इसमें किशमिश को डुबाते हैं पानी में, तो किशमिश फूल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ये घटना किस नाम से जानी जाती है? तो जब किशमिश फूल जाता है तो इस घटना को, इस फिनोमीना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस फिनोमीना को कहते हैं परासरण। तो ये परासरण की घटना होती है, इसको कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहा जाता है ओस्मोसिस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब अल्प प्रसारी विलयन में किसी कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका फूल जाती है, ये घटना क्या है? तो इसको कहते हैं परासरण। तो किशमिश का फूलना किस प्रकार की घटना है? ऐसे आएगा पेपर में, आप बताओगे परासरण है, ओस्मोसिस है। ठीक है, परासरण है, ओस्मोसिस है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक बच्चा कह रहा है कि अच्छे से लिखवाओ। अच्छे से बेटा क्या सजा सजा के लिखवाऊं, ये बताओ। आपको समझना ज्यादा जरूरी है या सजा सजा कर लिखना ज्यादा जरूरी है? हमने पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। यहां मैंने चित्र से समझाने की कोशिश करी आपको। मैंने कहा ये पानी है जिसकी सांद्रता कम है, कम सांद्रता है, लो कंसंट्रेशन है पानी की। ये किशमिश है, रेजिन भी बोल देते हो किशमिश को बेटा आप लोग, रेजिन है, किशमिश है। इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है प्यारे बच्चे, अंदर लिखा हुआ है उसके, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक है, मोर कंसंट्रेशन है यहाँ पर। तो पानी के पार्टिकल क्या करते हैं? कम से अधिक की तरफ जाते हैं, कम से अधिक की तरफ। तो इस बार पानी की सांद्रता कम है तो पानी के पार्टिकल अधिक की तरफ बढ़ेंगे। अधिक किसकी है? किशमिश की। तो सारा पानी किशमिश में बढ़ जाएगा और किशमिश फूल जाएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया कि जब कोशिका को अल्प प्रसारी विलयन में रखेंगे तो कोशिका फूल जाती है, सेल इज स्वेल, स्वेल कर जाएगी। और ये जो घटना है जब कोशिका फूल जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? है ना, है ना बेटा? क्लियर? तो आ जाओ, अब ऐसे हम लोगों ने चीजों को पढ़ा। तो कब कोशिका फूलेगी, कब कोशिका सुकड़ेगी, ये दोनों फिनोमिना आपने पढ़े। जब कोशिका को हाइपरटोनिक अति प्रसारी विलयन में रखोगे कोशिका सुकुड़ जाएगी। जब कोशिका को अल्प प्रसारी हाइपोटोनिक में रखोगे कोशिका फूल जाएगी। और थर्ड होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें दोनों ही कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों की जो सांद्रता है यानी कि कोशिका की भी और जल की भी सांद्रता, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है ना, बराबर है। ठीक है, इक्वल है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर ना कोशिका फूलेगी ना कोशिका सुकड़ेगी, जो उसका साइज है वही रहेगा, जो उसका साइज है वही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अति प्रसारी होता है, अति प्रसारी नहीं होता। अति प्रसारी प्यारे बच्चे मतलब हाइपरटोनिक। ठीक है, समझ में आ गई बात? अति प्रसारी विलयन। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब सुनो इधर, अब आपने बात करी कि कोशिका को जब हम किस विलयन में रखेंगे, जब कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ना कोशिका फूल रही है ना कोशिका पिचक रही है, सुकुड़ रही है। तो जब आप किसी कोशिका को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे यानी कि समप्रसारी विलयन में रखोगे तो कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। जिस लिक्विड में रखा उसकी भी और जो कोशिका के अंदर लिक्विड है दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, इसीलिए कोशिका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी। ठीक है बेटा, इमेज आपको पेपर में दे सकता है, ये इमेज दे देगा और पूछेगा बताओ कौन सी घटना हो रही है यहाँ पर। तो आपको इमेज से पहचानना है कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, पानी कोशिका के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर कोशिका फूल जाएगी, इसको कहते हैं ओस्मोसिस। यहाँ पर कोशिका से बाहर आ रहा है पानी, सारा पानी जब कोशिका के बाहर आया तो दैट्स मीन ये अति प्रसारी विलयन है और यहाँ पर कोशिका सुकुड़ जाएगी। यहाँ पर देखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चे क्लियर, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप लोगों का कोशिका ना सुकड़ेगी ना फूलेगी, जो है जैसी है
वैसी रहेगी। तो ये सब पानी जो अंदर जा रहे हैं ना कोशिका के, ये सब किसके द्वारा जा रहे हैं? ये सब आपकी प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर काम कर रही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आरबीसी से भी बनता है बेटा, आरबीसी से भी बनता है। आरबीसी मतलब आप लोगों की रेड ब्लड सेल। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि जब हम हमारी आरबीसी को अति प्रसारी विलयन में रखते हैं तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम हमारी आरबीसी को अल्प प्रसारी विलयन में रखते हैं तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन आता है आपको। अब बात हो रही है हमारी आरबीसी के बारे में। अब बात चल रही है हम लोगों की रेड ब्लड सेल के बारे में, आपके खून में जो होती हैं आरबीसी। तो यहाँ से भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा आ जाओ, इसको भी मैं अब समझा कर चलती हूँ, ठीक है? इसको भी मैं अब समझा कर चलती हूँ। जब आप अपनी आरबीसी को, सेम वही बात है, आरबीसी भी तो एक कोशिका है बेटा। आरबीसी जो होती हैं ये भी तो एक कोशिका होती हैं। तो बात करते हैं आरबीसी की, बात करते हैं आरबीसी, जिनको कहते हैं लाल रुधिर कोशिका, जिनको कहा जाता है लाल रुधिर कोशिका, ठीक है? आरबीसी रेड ब्लड सेल, क्या कहते हैं बेटा इनको? रेड ब्लड सेल। आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। जिनको समझ नहीं आया उनको समझा कर ही छोड़ूंगी, ऐसे मत सोचना, ठीक है? समझा कर ही छोड़ूंगी, आप परेशान मत होना। आरबीसी को समझाने दो, फिर चाहे आज की क्लास में इतना ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, कल समझ लेंगे वो, लेकिन आज समझा कर छोड़ूंगी इसी कॉन्सेप्ट को। अब समझो बात ध्यान से। आरबीसी जो होती हैं भाई, इनको जब आप लोग, एक तो पहला पॉइंट पूछेगा कि आरबीसी को जब अल्प प्रसारी विलयन में रखेंगे, ठीक है? अल्प प्रसारी विलयन, अल्प प्रसारी विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्प मतलब कम, और कम मैंने कहा था हाइपो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताओ, जिसकी सांद्रता कोशिका के लिक्विड से कम हो, जिसकी सांद्रता जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरा है उससे कम हो, उसको कहते हैं अल्प प्रसारी। तो अल्प प्रसारी कौन है? लिखेंगे जिसकी सांद्रता कम होती है, जिसकी सांद्रता कम है, जिसकी सांद्रता कम होती है, ठीक है? उसी को क्या कहते हैं? अल्प प्रसारी कहते हैं। जिसकी सांद्रता कम होती है कोशिका तरल से। किससे कम होती है बेटा? कोशिका तरल से। लो मैंने पूरा लिख दिया। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका तरल से कम होती है उसको कहते हैं अल्प प्रसारी, ठीक है? तो बताएंगे लिक्विड विद लेस कंसंट्रेशन, विद लेस कंसंट्रेशन फ्रॉम सेल सैप, फ्रॉम सेल सैप। सेल सैप होता है कोशारस या कोशिका तरल। तो कोशिका तरल से जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसको कहते हैं अल्प प्रसारी विलयन। अब जब आपने अपनी आरबीसी को अल्प प्रसारी विलयन में रख दिया तो आपने अभी भी पढ़ा था कि जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है वो अधिक कंसंट्रेशन की तरफ को जाता है ना? कम अधिक की तरफ को, कम अधिक की तरफ को जाता है। तो जब आपने रखा ऐसे विलयन में कोशिका को जिसकी सांद्रता कम है ना, तो प्यारे बच्चे ये जो लिक्विड है ये तो अधिक की तरफ को बढ़ेगा, यानी ये लिक्विड कोशिका के अंदर को जाने लगेगा, और कोशिका के अंदर को जब जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। जब कोशिका को आप क्या करते हो? अल्प प्रसारी विलयन में रखते हो। किसको? कोशिका को। कौन सी कोशिका? आरबीसी की बात हो रही है। तो आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि आरबीसी फूल जाएगी। फूल जाती हैं प्यारे बच्चे आरबीसी। आरबीसी क्या हो जाएंगी? स्वेल। आरबीसी स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी। बात समझ में आ गई है ना? आप हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ती? बेटा मैं सबके मैसेज पढ़ रही हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है? उसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं चीजों को थोड़ा सा, अरे भैया अति प्रसारी, अति प्रसारी ही तो लिखा हुआ है, अल्प प्रसारी, अति प्रसारी, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब एक ही पॉइंट को लेकर थोड़ी ना बार बार लिखोगे। आ की मात्रा कहीं कहीं आपको ये अल्प प्रसारी भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं आप लोगों को अल्प प्रसारी भी लिखा मिलता है।
तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर लेके बैठोगे तो यहाँ से ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। वहां पे आपको करेक्शन करने के लिए नहीं आएगा कि आ की मात्रा कहाँ लगेगी, ई की मात्रा कहाँ लगेगी। वहां आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। तो कॉन्सेप्ट को समझो, कहीं कहीं सारी भी लिखा आता है, कहीं कहीं सरी भी लिखा आता है। तो इन मुद्दों पर ध्यान मत दो। आप जो को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बायोलॉजी में, उन मुद्दों पर ध्यान दो। ठीक है, एक बच्चे का लगातार कमेंट देख रही हो, अति प्रसारी नहीं है अति प्रसरी है, अति प्रसारी नहीं अति प्रसरी है। बेटा अलग अलग लिखे आ सकते हैं हर बुक में, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा मिलेगा, किसी किसी बुक में वैसे। बायोलॉजी में हर एक शब्द को आप कभी भी करेक्ट नहीं बता सकते, एक आधे शब्द की मात्रा आपको मिलती है इधर उधर। ठीक है, तो अति प्रसरी भी बोल सकते हो, अति प्रसारी भी बोल सकते हो। समझने वो है मुद्दा, वो है बेटा कि समझ में आए आप लोगों को। बायोलॉजी में हर एक टर्म को आप कई स्पेलिंग में भी लिखते हो, हिंदी में कई अलग तरीके से लिख सकते हो, इंग्लिश में कई अलग अलग स्पेलिंग के साथ लिख सकते हो। तो मात्राएं आपको देखनी है हिंदी और इंग्लिश की क्लास में, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, चलो सुनो। तो अभी हमने क्या बात करी कि कोशिका जो होती है अल्प प्रसारी विलयन में जब इसको रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखेंगे, तो यहां पर क्या होगा, देखो जैसे मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपोटोनिक में जब भी हम रखते हैं कोशिका को, कोशिका फूल जाती है। फूलने का कारण ये है कि पानी की सांद्रता कम होती है और कम से अधिक की तरफ बढ़ता है जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो कम से अधिक की तरफ को बढ़ेंगे पानी के मॉलिक्यूल। तो पानी के मॉलिक्यूल जब अधिक तरफ बढ़ेंगे तो ये कोशिका है, इसमें भर जाएगा पानी और कोशिका फूल जाएगी, ऐसे होगा। ठीक है बेटा, आओ अगला फिनोमिना आरबीसी के बारे में भी पूछेगा। दूसरा है कि जब इसको हमने अति प्रसारी में रख लिया, अति प्रसारी विलयन में इसको हमने रखा, तो अति प्रसारी विलयन जो होता है जब इसमें रखा, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है जब इसमें रखा हमने आरबीसी को, तो आपने अभी अभी देखा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या होती है, जिसकी सांद्रता कम, नहीं लिखा यहाँ पे मैंने, इसको कम कर लेना, कम। तो हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसकी सांद्रता अधिक होती है। तो लिखेंगे जिसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक होती है, कोशिका रस या कोशिका तरल से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अधिक होती है, इसको कहते हो आप लोग अति प्रसारी विलयन। तो यहां पर कहोगे, यहां पे क्या लिखोगे, लिक्विड, लिक्विड विद मोर कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन। ठीक है, फ्रॉम सेल सेप। तो कोशिका रस से जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यहां लेस थी, यहां पर मोर है। तो अब क्या होगा, पानी के, मैंने कहा हमेशा पानी के पार्टिकल अधिक की तरफ को बढ़ेंगे। तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर कंसंट्रेशन कम है, ये पानी है, पानी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना प्यारे बच्चे। तो ये क्या हुआ, सेल सेप से ज्यादा है, तो यहां से मॉलिक्यूल निकलकर यहाँ की तरफ को बढ़ना शुरू होंगे। तो कोशिका क्या हो जाएगी, जब अति प्रसारी विलयन में रखोगे तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। देखो यहाँ पर, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन कम, तो ये ज्यादा की तरफ को ऐसे बढ़ने लगेंगे, तो कोशिका का सारा पानी बाहर आ जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो आप लोग कहोगे कि जब आरबीसी को हम लोग कहाँ रखते हैं, आप लोग बताएंगे जब आरबीसी को अति प्रसारी विलयन में रखा जाता है तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पर लिख सकते हो सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, आरबीसी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाएंगी जो आरबीसी होंगी। अब यही आपको याद रखना है, कब सिकुड़ेगी कब फैलेगी, कब सिकुड़ेगी कब फैलेगी, ये याद रखना है। अब बेटा मुझे बता दो कि आप सारे के सारे यहाँ पर समझ पाए सेल सेप क्या होता है। सेल सेप होता है, मान लो ये सेल है ना, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको ही आप लोग कॉमन भाषा में बोल देते हो सेल सेप, यानी एक कोशिका में जो लिक्विड भरा हुआ है। सेल सेप होता है कोशिका द्रव, या इसको आप कहते हो कोशिका रस।
रस मतलब लिक्विड। तो एक कोशिका में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको कह देते हो सेल सेप, उसको कहते हैं सेल सेप। ठीक है, अब बताओ बात समझ में आई आपको? बोलो जल्दी से, कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आया, कितने बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आया? अब जिनके भी दिमाग के ढक्कन लगे हुए हैं उनके दिमाग के ढक्कन लास्ट बार खोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब फिर भी समझ नहीं आया, आरबीसी की बेटा कोई परिभाषा नहीं होती। आरबीसी आपके रुधिर की कोशिका है, इनकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। मैंने लिखा हुआ है बेटा, देखो मैंने आपको अभी अभी लिखाया है कि आरबीसी जो होती हैं ये होती हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी को आप लोग कहते हो रेड ब्लड सेल। तो इनकी कोई परिभाषा थोड़ी होगी, ये तो एक प्रकार की कोशिकाएं, तो इनके ऊपर भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। अब मैं फाइनली समझा रही हूं एक बार लास्ट, इतना मुझे बता दो, अति प्रसारी और अल्प प्रसारी तो समझ में आ गया है ना। अब मैं 2 पिक्चर बनाऊंगी, देखो ये एक पिक्चर है और ये एक पिक्चर है। ठीक है, हाँ जी, यहां पे मैंने भर दिया भाई पानी, ये भर दिया मैंने पानी, ये है पानी, ये पानी है, पानी समझ में आ गई बात। मैंने यहां भी पानी भर दिया, मैंने यहां भी पानी भर दिया, मैंने दोनों में पानी भर दिया है, मैंने दोनों में पानी भर दिया है। ठीक है, हाँ जी मैम बिल्कुल, आपने दोनों में पानी भर दिया। अब आगे चलो भाई, ये भी पानी है और ये भी पानी है। ठीक है, अब मेरे पास एक कोशिका है, मैंने इसमें रख दिया इस कोशिका को, यहां रख दिया इस कोशिका को, ये कोशिका है यहां रख दिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो पानी था इसकी सांद्रता अधिक है बेटा, इस पानी की सांद्रता क्या है, अधिक। ठीक है मैडम, कंसंट्रेशन अधिक है, यहां पर कंसंट्रेशन हाई है। ठीक, और ये जो कोशिका है इसमें कंसंट्रेशन कम है, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है बच्चा, कम है। तो जब कभी भी अधिक सांद्रता, जब कभी भी कम सांद्रता वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा अधिक सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सांद्रता कम है, ये सारा का सारा लिक्विड यहाँ को बढ़ेगा, यहाँ को भगेगा, तो कोशिका का सारा लिक्विड यहाँ बाहर निकल जाएगा कोशिका से। तो कोशिका का जब सारा लिक्विड बाहर निकल गया तो कोशिका फूलेगी या सिकुड़ेगी, ये बताओ। आप कहोगे कोशिका सिकुड़ जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है मैम, अब ये जो पानी था जिसकी सांद्रता अधिक थी, किससे अधिक थी मैम, इस वाले लिक्विड से अधिक है, पानी की सांद्रता इससे अधिक है। ये क्या है, ये सेल सैप है, ये सेल सैप है, कोशारस है, कोशारस की सांद्रता तो लो है, कम है, लेकिन ये क्या है, ये पानी है, पानी की सांद्रता ज्यादा है। तो जब कभी भी किसी विलयन की सांद्रता कोशिका रस से ज्यादा होती है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। अभी अभी मैंने लिखवाया था ना कि जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक हो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ क्योंकि कोशिका इसमें रखते ही पिचक गई। दैट्स मीन ये जो पानी था इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी और कोशिका रस की कंसंट्रेशन कम थी। तो कोशिका को जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे वो पिचक जाएगी क्योंकि उसकी सांद्रता कम है, उसके मॉलिक्यूल जो है पानी के मॉलिक्यूल वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे, हाई की तरफ चलना शुरू कर देंगे, लो से हाई की तरफ चलने लग जाएंगे मॉलिक्यूल। यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो है, यहाँ कम है, तो सारे के सारे कम से ज्यादा की ओर चलने लग जाएंगे। आ गई ये बात समझ में? अब यहाँ देखो, मैंने फिर से यहाँ पर एक कोशिका रख दी भाई, ये रख दी, लो मैंने फिर से यहां पर एक कोशिका रख दी। अब इस बार क्या मैंने देखा कि ये कोशिका तो क्या थी, अपने साइज से दुगनी हो गई, ऐसे भैया फूल गई। अब फूल कैसे गई, तो मैंने यहां पर देखा ये इसलिए फूल गई क्योंकि यहां पर ये जो पानी था इसकी सांद्रता इस बार कम थी। पानी की जो सांद्रता थी प्यारे बच्चे वो क्या थी, पानी की कंसंट्रेशन यहां पर कम थी। मैम क्यों थी, कैसे पता चला कम थी, कंसंट्रेशन यहाँ पर लो थी, आपको कैसे पता चला, ऐसे पता चला कोशिका के आकार को देखकर। कोशिका बड़ी हो गई, बड़ी कैसे हुई होगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन अधिक थी। तो मैंने आपको कहा कि जहाँ भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पानी के मॉलिक्यूल वहीं को भगेंगे,
है ना। तो इस बार पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ ज्यादा है, तो सारा पानी यहाँ को भाग गया, अंदर को कोशिका में भाग गया। और कोशिका का जब भी कम होती है ऐसे विलयन की सांद्रता, मतलब जिसकी भी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम है, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। तो जब कभी भी आप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो कोशिका फूल जाएगी। कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, जैसे किशमिश। और इस घटना को ओस्मोसिस कहते हैं, ओस्मोसिस। और मैम इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। अब बता दो, अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना, है ना? समझ में आ गई? मैम आप सब टीचरों की हम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? भैया दुश्मनी है, जब भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। हमें पेपर देना है, हमारे पेपर में आएंगी ये सारी चीजें, है ना। हमें तो देना है, हमने तो भरा है ग्रुप डी का एग्जाम, तुमने थोड़ी भरा है। तुमसे दुश्मनी है जब भी तो हम तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेपर में तो हमारे आएगा, तुम्हारे थोड़ी आएगा। दुश्मनी तो इतनी जल्दी निकाल लेते हो, ये नहीं देखते कि मेहनत किसके लिए हो रही है, तुम्हारे लिए हो रही है। हमें क्या पड़ी है तुम्हें पढ़ाने की भैया? तुमसे दिल का रिश्ता है, तुमसे लगाव है, जब भी तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार में समझ नहीं आया तो छोड़ो, नहीं आया समझ में, मेरी कौन सी टेंशन है, मैं अगले मुद्दे पे चलूंगी। मेरा इतना बड़ा टॉपिक है, रह रहा है अभी, पर मुझे चिंता नहीं है, रह रहा है रहने दो। मेरा मुद्दा ये है, मुझे तो इनसे मतलब है जो मेरे सामने क्लास देख रहे हैं, मुझे तो इनसे है दिल का रिश्ता, मुझे तो इन्हें सिलेक्शन दिलाना है, या सिलेबस थोड़ी ना कंप्लीट करने का मेरा अवसर है। मेरा पहले बैच में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करने पर आती तो 4 दिन में उनका सिलेबस खत्म कर देती बेटा। पर मुझे पता है कि मैं सिलेबस अगर ऐसे खत्म ही करने का सिर्फ मेरा एम होता तो कब का खत्म कर चुकी होती। मुझे एम है कि बच्चा मुझे दिखाए कि मैम देखो हम इस प्रश्न को सही करके आए हैं, ये प्रश्न हमारा बिल्कुल सही हुआ है, और हम नंबर लेकर आएंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे। तो ये होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब एक बच्चे का अभी भी मैंने मैसेज देखा, समझ नहीं आया तो बेटा आज रात को जाकर ना इस क्लास को कम से कम 2 बार देखना, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है भाई? समझ में आ गई? अब कुछ कहेंगे कि फालतू कमेंट पे बहुत ध्यान जाता है, भैया क्या करें, आंखें हैं कुछ भी देख लेती हैं। अब हमें तो नहीं पता चलता कि इस कमेंट में क्या छुप रहा है, जब पढ़ लेते हैं जब समझ में आता है बेटा, जब समझ में आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे दिमाग की बात है, तुम्हारे लिए फालतू कमेंट तुम्हारे लिए बात है बेटा। हम सब टीचरों को समान नजरों, मतलब सब बच्चों को समान नजरों से देखते हैं। हमारे लिए सब बच्चा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हर एक बैच का बच्चा होता है, उतने ही आप महत्वपूर्ण हो। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आपने करा इसको समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, आगे कल की क्लास में फिर मैं आपको थोड़ा सा आपके डाउट और दूर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है बेटा? तो धन्यवाद, नमस्कार। आज सोचकर तो मैं बहुत आई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया करा दूंगी, लाइसोसोम करा दूंगी, बट कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।